तो पहले एक ज़माने में ऐसे हुआ करता था कि इंस्टीट्यूट ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनाते थे, 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, और बच्चों को 10-10 क्वेश्चन याद रखने पड़ते थे। फिर इंस्टीट्यूट ने बोला जब बच्चे रटने ही वाले हैं तो इनको एक बड़ा क्वेश्चन सिखाओ जिसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी डाल दो। तो उतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में पहले तो आएगा नहीं। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चंस, इट्स अ मास्टर क्वेश्चन। हाँ, जैसे विनायक सर कभी तो एक ऐसा फाइनल अकाउंट में आपको सिखाएंगे कि जितनी फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट आ सकती है, सारी पॉसिबल एडजस्टमेंट एक ही क्वेश्चन में। ओके, तो ऐसा मास्टर क्वेश्चन करोगे मेरे साथ? थोड़ा तकलीफ होगा लेकिन थोड़ा कर लेंगे। देखते, थोड़ा टाइम है ना मेरे पास कि कल करूं? देखते, करते हैं। 15 मिनट का मेरे को पता नहीं चलता, आपके ऊपर डिपेंड है। चलो फटाफट फटाफट, जैसे कॉलम बनाए थे वैसे 3 पेज ड्रॉ करो। हाँ, 3 पेज फटाफट, खाली 3 पेज ड्रॉ करने। OR NOR 1 2 3, 1 2 और 1 3, 1 2 3। हाँ यस, ड्रॉ करो फटाफट। ऐसा नहीं, तीनों सेम, पर्टिकुलर OR NOR, OR NOR NR। हाँ 3 पेज। हाँ, थर्ड पेज पे मिलेगा। अभी 1 पेज में खत्म हुआ ना, ये एक मास्टर क्वेश्चन है ना, 3 पेज पे खत्म होगा। हाँ नहीं, अभी ड्रॉ करो ना, ऐसा क्या कर रहे हो? ड्रॉ ही तो करना है। इलस्ट्रेशन तो मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिलेगा तो मैं बता देता हूँ उसका क्या है। 6 नहीं है, आगे जाना पड़ रहा है। 8 है, 8। बाकी सब ये काम का ही नहीं है, खाली कॉलम ही काम के है। नहीं लिखोगे तभी भी चलेगा, मैं मेरे फॉर्मेट को मेंटेन करने के लिए मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को कॉपी पेस्ट करना है। आप लोग खाली ड्रॉ करो, आप लोग मत करो, ये सब लिखो मत। I8 एसएससी का नाम ही उन्होंने नहीं दिया है, उन्होंने खाली बताया कि एसएससी एक इंडिविजुअल है। तो मैंने बोला ठीक है, इंडिविजुअल है तो इसका नाम डैश कर देता हूँ, इंडिविजुअल है। और तीनों मुझे देखने हैं, और ये इसने शिफ्ट आउट किया है। ऑप्शन देखो यहाँ पे, खाली देखो, ही हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्ट आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। शिफ्ट आउट करेंगे तो क्या बन जाता है? ऑप्शनल रिजिम। तो डिफॉल्ट रिजिम का एक क्वेश्चन हमने किया था, अब कौन सा करेंगे? अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, प्रीवियस क्वेश्चन अगर आपने ऑप्शनल रिजिम में भी सॉल्व किया ना तो आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि उसमें डिफॉल्ट रिजिम और ऑप्शनल रिजिम का कोई डिस्टिंग्विश वाला पॉइंट आया ही नहीं था। तो वो भी याद रखो, आप लिख भी सकते हो स्लैश ऑप्शनल रिजिम, ऑप्शनल रिजिम का भी आंसर वही आएगा। लेकिन अभी ये वाला जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इसमें मुझे क्लियरली लिखना पड़ेगा अंडर ऑप्शनल रिजिम। और अगर आपका मन करेगा बाद में कभी तो इसको डिफॉल्ट रिजिम में सॉल्व करके देख लेना। अभी नहीं करोगे लेकिन आराम से करोगे, ठीक है। फिर OR NOR, OR को अभी मैं रेड नहीं रखता, ब्लैक कर देता हूँ, नॉर्मल कर देता हूँ। इनफैक्ट मैं तो इन सबको ही हटा देता हूँ। चलो, मेरा तो टेबल ड्रॉ करके हो गया, आपका हो गया क्या? हाँ फटाफट करेंगे थोड़ा। हाँ, मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगे ना, कि अपनी मनमानी करोगे? मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगे, ठीक है ना, क्योंकि पहली बार सॉल्व कर रहे हो। इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड, बॉन्ड कहाँ पे है? यूके में। तो अक्रूड कहाँ पे हुआ? यूके में हुआ। इंडिया में टैक्स होगा क्या? पहले हाँ बोलना चालू करो, हाँ बोलो, हाँ बोलो। किसके हाथ में? OR के हाथ में। फॉरेन इनकम OR के हाथ में टैक्स होता है। गलती क्या किया इन्होंने? 50% इंटरेस्ट डायरेक्टली रिसीव्ड किया इंडिया में। अब 50% इनकम क्या बन चुका? रिसीव्ड इन इंडिया ना, मतलब 10,000 में का 5,000 इंडियन इनकम बन चुका। और उसके ऊपर कौन टैक्स भरेगा? उसके ऊपर तो सभी भरेंगे। ये समझ में आ रहा है? तो लिखने का कैसा प्रेजेंटेशन में, इधर लिखने का इंटरेस्ट ऑन, पहला पॉइंट लिख रहा हूं, पहला पॉइंट नंबरिंग भी दे दो तो आपको पता चलेगा। इंटरेस्ट ऑन यूके बॉन्ड, ठीक है। फिर उसको मैं कर रहा हूं अंडरलाइन। आपने किया क्या अंडरलाइन उसको? इंटरेस्ट ऑन यूके बॉन्ड, इतना ही लिख के अंडरलाइन किया मैंने। नीचे लिखा मैंने 50% रिसीव्ड इन इंडिया। ठीक है ना, क्या लिख दिया मैंने? 50%
रिसीव्ड इन इंडिया %50 रिसीव्ड इन इंडिया इंडियन इनकम बन गया। इसके ऊपर तो तीनों टैक्स भरेंगे, 5,000 5,000 5,000। और यहाँ पे लिखने का बैलेंस 50%। बैलेंस 50% तो डेफिनेटली रिसीव्ड इन इंडिया नहीं होगा, क्योंकि जितना रिसीव्ड इन इंडिया है उतना उन्होंने बता दिया, तो वी कैन अज्यूम कि बैलेंस जो था वो रिसीव्ड इन इंडिया होगा नहीं। इसको सेंट्रल अलाइनमेंट लग गया है, ठीक है। ये खाली ओआर में आएगा, बाकी दो जगह पे डैश आएगा। तो पहला एडजस्टमेंट क्लियर है? तो यू गॉट 1 मार्क हियर, ठीक है ना, या हाफ मार्क दे दो अपने आप को। अगर आप लोगों को सब दे दो, मतलब इमेजिन करो जितने भी मार्क का क्वेश्चन होगा हाफ मिल गया आपको इधर, क्योंकि इनकम टैक्स में स्टेप्स का मार्क्स होता है। मतलब भरे आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग चला गया, ये वाला स्टेप राइट था, तो इसका मार्क्स मिल जाएगा आपको। ओके, हाँ आगे चलूँ। अभी क्या छोड़ने का? प्रेजेंटेशन लाइन। प्रेजेंटेशन लाइन छोड़ के सेकेंड वाला पॉइंट देखेंगे हम। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई, चेन्नई रिसीव्ड 50% रिसीव्ड इन इंडिया, मतलब 50% आउटसाइड इंडिया होगा। मुझे बताओ ये ब्रैकेट का कुछ मतलब भी है क्या आप लोगों को? सोर्स कहाँ पे था? तो इंडिया में था, तो इंडियन इनकम की फॉरेन इनकम, इंडियन इनकम किधर भी रिसीव करो, टैक्स तो इंडिया में भरना ही पड़ेगा। एनआर रहोगे तो भी करना पड़ेगा ना। एनआर हो तो इंडिया में टैक्स क्यों भर रहे हो? तो चेन्नई में बिजनेस करने क्यों आए, किधर और चले जाते? नाही मिला नको, मी घेतला। इनकम नहीं, 1-2 कप एक्स्ट्रा बोला था। कोई अगर आता है तो किसी को पीना है तो पिला दे। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई, तीनों को टैक्स लगा दिया हम लोगों ने। यहाँ पे 50% ऐसा ऊपर जैसा किया वैसा क्यों नहीं किया? वो उसका कोई सेंस नहीं बनता ना। मैं 50% लिखूंगा तभी भी तीनों को टैक्स भरना पड़ेगा, आउटसाइड इंडिया लिखूंगा फिर भी टैक्स, तो क्यों टाइम पास करूं? क्लियर है? तो अनदर हाफ मार्क्स मिल गया आपको। खुश हो रहे हो कि नहीं? अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। आगे पढ़ूं? ये तो बताइए दो प्लीज, ये तो रिपीट हो रहा है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन, इंडियन इनकम की फॉरेन इनकम? क्यों इंडियन इनकम? शेयर्स किधर है? आपने इन्वेस्टमेंट इंडिया में किया तो टैक्स कहां भरोगे? आप पूछ, लेकिन मैं एनआर हूं तो क्या हो गया? चलेगा, भरना ही पड़ेगा, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी। मैं ये लिख ही नहीं रहा हूं कि कहाँ रिसीव किया, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता मुझे। 20,000 है, तीनों टैक्स भरेंगे। मैं तो बोलता हूँ मेरे पास तो ये वाला ऑप्शन भी है। मेरा हो गया लिख के, आप लोग अपना देख लो। डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन लंदन, बहुत सही, बहुत स्मार्ट बनते जा रहे हो आप। कितना अमाउंट है? 5,000 डैश डैश। सर एनआर से भी ले लो ना, ब्रिटिशर्स ऐसा गाली देंगे ना तुमको, एफ वाला तुमको समझेगा नहीं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पता है 112 में टैक्स होता है 20% पे, वो वाला ही है। फ्रॉम प्लांट एट जर्मनी, प्लांट किधर है? जर्मनी में। 50% गेन रिसीव्ड इन इंडिया। पहले मुझे बताओ, ये 50% छोड़ दो, जर्मनी का है तो अक्रूड कहाँ पे हुआ? तो हम इसके ऊपर टैक्स नहीं लेते। किससे नहीं लेते? एनओआर से नहीं लेते, है ना। ओआर से तो लेना ही था, किधर भी रहने दो, ओआर से तो लेना ही था, ओआर से तो लेते ही। 50% क्योंकि रिसीव्ड इन इंडिया हो गया। अब क्या करेंगे? तीनों से लेंगे, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, इसको डिवाइड करना पड़ेगा ना। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन प्लांट
इन जर्मनी, अंडरलाइन करना पड़ेगा और ये लिखना पड़ेगा मुझे ऐसे। लाला मैंने लिख दिया, देखो कितना फास्ट लिख पाता हूँ मैं, आप लोग को मेरे जैसा स्पीड आना चाहिए नहीं। $40,000 है तो 50% 20,000 टैक्सेबल टू ऑल थ्री, क्योंकि रिसीव्ड इन इंडिया हो गया। बैलेंस के ऊपर ओवर टैक्स, मतलब ओवर 40,000 के ऊपर टैक्स भरेगा टेक्निकली। कुछ लोग सिंगल लाइन में ही लिखते हैं आंसर। सिंगल लाइन में मतलब वो लोग ऐसे लिखते हैं, लॉन्ग टाइम कैपिटल गेन ऑन प्लांट इन जर्मनी 50% रिसीव्ड इन इंडिया, और ओवर के कॉलम में 40,000 और बाकी दो कॉलम में 2020 लिखते हैं। दैट इज ऑल्सो अ वे, बट बिकॉज आई एम टीचिंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम, आई वॉन्टेड टू टीच यू इन दिस फैशन, तो इसलिए मैंने अलग से करके रखा कि कंफ्यूजन चाहिए नहीं हमको। क्या नहीं चाहिए? कंफ्यूजन, ठीक है ना, बिना कंफ्यूजन के करने का। आगे करूं? इनकम अर्न्ड फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी, तो फॉरेन इनकम हो गया। कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली, ये दो लोग टैक्स भरते हैं इसके ऊपर। इसके लिए पूरा एनओआर का कैटेगरी पढ़ाया हम लोगों ने। इसके ऊपर कौन टैक्स भरेगा? दो लोग भरेंगे ना। अगर मैं आगे का कुछ नहीं, ओआर भी भरेगा, एनओआर तो कौन नहीं भरेगा? एनआर फॉरेन इनकम के ऊपर इंडिया में टैक्स नहीं भरता, कंट्रोल हो नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता उसको। ये भी पढ़ाया आपको। गलती क्या किया इन्होंने? 40,000 रिसीव्ड इन इंडिया किया, अब 40,000 के ऊपर तो तीनों भरेंगे। रिसीव्ड क्यों किया? आपको जो करना है इंडिया के बाहर करो, इंडिया में रिसीव नहीं करना चाहिए था आपको, तो इसको अभी दो कैटेगरी में लिखना पड़ेगा हमें फिर से। तो इनकम अर्न्ड फ्रॉम, इसी के लिए ये बीच वाला कॉलम बनाया गया है। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी था ना, कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। अंडरलाइन कर देना प्लीज, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। ₹40,000 जो रिसीव्ड इन इंडिया हुआ वो खत्म है, वो इंडियन इनकम है, उसके ऊपर तो टैक्स लगेगा ही लगेगा भैया, इसका तो कुछ नहीं कर सकते। और बैलेंस ₹30,000, क्योंकि टोटल 70,000 था। इसके ऊपर कौन टैक्स भरेगा? ओआर तो भरेगा ही, अब तक भरते आ रहा था ओआर। एनआर पक्का नहीं भरेगा, ये भी मुझे पता है, फॉरेन इनकम है। तो बचा कौन सा कैटेगरी? तो मैं इसको रेड इंक में लिख रहा हूं। ये इसके लिए ही हमने ये कैटेगरी बनाया था। ये इनकम के ऊपर हम टैक्स नहीं ले पा रहे थे जब एनओआर का कैटेगरी नहीं था। ये इसी कंट्रोल फ्रॉम इंडिया वाले बिजनेस से एनओआर से टैक्स ले करके वो कैटेगरी जनरेट किया गया। इंटेंट समझो आप, ऐसे नहीं कि एनओआर बनने के बाद ये टैक्स लगता है, इसके ऊपर टैक्स लगाना था, इसलिए एनओआर करके कैटेगरी बनाया गया। ये छूट जाता था पहले। एनओआर मतलब कौन? कभी कभी इंडिया में रुकते, कभी कभी इंडिया के बाहर रुकते, मतलब मेनली वो इंडिया की है, लेकिन थोड़ा टाइम बाहर भी रुकते हैं। अपन लोग ऐसा जब से पैदा हुए तब से इंडिया में रुकते हैं। फिर कुछ लोग फॉरेन के लोग हैं, वो कभी इंडिया में नहीं आते। ये कौन से लोग हैं? वो बीच वाले। कौन से? थोड़े बीच वाले, मतलब थोड़ा टाइम इंडिया, थोड़ा टाइम आउटसाइड इंडिया, ऐसा रहने वाले लोग। तो ये लोग झोल करते रहेंगे कि नहीं, ये वाला फॉरेन में बिजनेस लगाएंगे, कंट्रोल कहां से करेंगे? इंडिया से, और उसके ऊपर टैक्स नहीं भरेंगे। अब भरेंगे क्या? यस, अब वो जो टैक्स अवॉइड करते थे अब वो नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? ये सार है, सार, इसको सार बोलते हैं। सार, सार मतलब स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल बोलते हैं इसे। इंटरनेशनल टैक्सेशन नहीं है। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली मैनेज इंटायरली फ्रॉम लंदन। पूरा मैनेजमेंट, पूरा ब्रेन उसका लंदन में। बिजनेस किधर है? दिल्ली में है ना। इतना समझ में आ रहा है आपको? तो टैक्स भरेंगे ना। एनआर भरेगा क्या बताओ? ओआर को तो पूछ ही नहीं रहे हम। एनआर भरेगा ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है पता है इंटरनेशनल टैक्सेशन में? एनआर को हम कान खोल के सुन के बता रहे, कान खोल के सुन ले एनआर, क्योंकि ये बिजनेस इधर है, तू किधर से भी मैनेज कर। कल एलॉन मस्क टेस्ला इंडिया लॉन्च करेगा और मैनेज पूरा यूएसए से करेगा।
उसको इंडिया के बिजनेस के ऊपर इधर टैक्स भरना ही, वो बोलेगा बाद में मेल लिखेगा, वाई ब्रो आई एम मैनेजिंग इंटायरली फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, स्टिल टैक्सेबल इन इंडिया, क्योंकि बिजनेस इधर है। भारत की धरती पर आओ और टैक्स ना भरो। बाकी का लिख ही नहीं रहा, दिल्ली में है उतना ही मेरे काम का है, 15,000 है। चलो अगला बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपने पढ़ा है इसको, देखो। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन डिपॉजिटेड इन बैंक इन लंदन ब्रॉट टू इंडिया, ये तो हमने पहले भी किया था। अभी इंडियन इनकम है कि फॉरेन इनकम है? प्रॉपर्टी लंदन में, रिसीव्ड लंदन में किया, बाद में इंडिया में लाया, उससे कोई लेना देना नहीं, और रेमिटेंस इंडिया में टैक्स नहीं होते, मैंने क्लियरली बताया आपको। तो ये बताओ ना मुझे, इंडियन इनकम फॉरेन इनकम, फॉरेन इनकम कौन टैक्स भरेगा? ओआर। लेकिन आप स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% माइनस करोगे क्या? नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि इधर कौन सा वर्ड आया है? इनकम आया है, और हमें इनकम ही चाहिए था ना। वो तुम गधे लोगों करके उन्होंने यहाँ ब्रैकेट में लिख के भी दिया है कंप्यूटेड, तुम अलग से कंप्यूट मत करो, ऑलरेडी कंप्यूटेड है वो। तो माइनस करेंगे कि डायरेक्ट लिखेंगे? तो पहले वाले क्वेश्चन में क्यों लिखा? क्योंकि उधर लैंग्वेज क्या था? रेंट था, और रेंट इंडिया में टैक्सेबल नहीं है, इनकम टैक्सेबल है। इधर डायरेक्टली क्या दे दिया? पहले थैंक यू बोलो उनको, थैंक यू, नहीं तो एक वर्किंग नोट बनता, ठीक है ना। इनकम वर्ड को बॉक्स करोगे आप। गलती से किया मैंने, घाई घाई में हो गया। ध्यान देने का। फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन, बताओ ना, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है पहले तो। ये इंडियन कंपनी क्या है? रिसीव कहां पे किया आपने? तो इंडियन इनकम है कि फॉरेन इनकम है? तो टैक्स कौन भरेगा? सब भरेंगे। ठीक है, ये वाला बताओ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन लंदन। फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, जो अभी मैंने बताया था ना, जापान के लोग आएंगे हमें बताएंगे कैसे मेट्रो बनाने का अंडर वाटर, या आसान है कि टेक्निकल है? बहुत टेक्निकल है, ठीक है ना। रेंडर्ड इन इंडिया है, रिसीव्ड इन लंदन, उसने रिसीव कहाँ पे किया है? तो अक्रू कहाँ पे हो रहा है? आपको क्या लग रहा है? अक्रू इंडिया में हो रहा है। क्यों? सर्विसेज कहाँ पे दे रहा है वो? सोर्स इंडिया में दिख रहा है आपको, लेकिन वो बता रहा है कॉन्ट्रैक्ट आउटसाइड इंडिया किया था, करेंसी भी फॉरेन थी। पक्का समझ में आ रहा है आपको? आपको समझ में आ रहा है? आपने ना 9(1) पढ़ा नहीं है, ये 9(1) का है। इस इनकम को बोला गया है इनकम डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया। तो आपने बिना 9 को पढ़े हुए 9 को अप्लाई कर दिया, ठीक है? तो आप इंटेलिजेंट हो, ठीक है ना। तो प्लीज आप लोग सच में इंटेलिजेंट हो। मेरा हो गया लिख के, आप लोगों का
ये बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है, इसलिए मैंने बोल्ड में लिखा है। थोड़ा आप इधर स्टार मार के आप भी लिख देना, आप बोल्ड तो कर नहीं सकते, मैं लिख रहा हूँ। ये क्या है पता है? सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 का आइटम है। इसको ही हम बोलते हैं इनकम डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया। कौन बोला आपको इंटरनेशनल टैक्सेशन नहीं आता? आता है। ठीक है, जाए आगे। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई मैनेज फ्रॉम लंदन, ये तो रिपीट हो रहा है। बताओ, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई का क्या करेंगे? इंडिया में टैक्स होगा, सब लोग टैक्स भरेंगे। क्यों? $26,000 है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन नेपाल रिसीव्ड देयर। नेपाल में प्रॉपर्टी रिसीव्ड भी उधर ही हुआ है। कौन टैक्स भरता है इसके ऊपर? बस समझ गए हो आप लोग, ओआर के हालात समझ गए हो आप। ओआर का दर्द दुख समझ रहा है आपको अभी। और क्यों समझ रहे हैं पता है? क्योंकि तुम खुद ओआर हो। इनकम बोला है ना, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मारू? नहीं, वो भी समझ गए हो आप लोग। चलो आगे। पास्ट फॉरेन अनटैक्स इनकम ब्रॉट टू इंडिया। पास्ट अनटैक्स इनकम ब्रॉट टू इंडिया। क्यों? एग्जाम नहीं है, ये इनकम है क्या? ये इनकम ही नहीं है, तो अनटैक्स क्यों लिखा है? क्योंकि पास्ट में अनटैक्स था तो था। याद आ रहा है स्टोरी कौन सा? 15 साल उधर रुके थे, आ रहे हैं, डराओगे क्या? एयरपोर्ट से रिटर्न चला जाएगा ये। ब्रैकेट में लिख रहा हूं, नॉट एन इनकम। इनकम होगा तो बताऊंगा ना कौन टैक्स भरेगा। ये इनकम ही नहीं है। कोई बेचारा खाली फॉरेन में काम करके इंडिया में आ रहा है, बस घर वापसी स्कीम। इसको हमने क्या नाम दिया? हाँ, याद रखने का, मुझे बताने का फिर एग्जाम के बाद, सर घर वापसी आया था इस टाइम अटेम्प्ट में। चलो ये वाला बता दो, यहां पे तुम लोग गलती करने वाले हो, करो, लेकिन मैं चाहता हूं आप लोग गलती करो। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन नेपाल रिसीव्ड देयर एंड देन ब्रॉट टू इंडिया। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन नेपाल रिसीव्ड देयर एंड देन ब्रॉट टू इंडिया। एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट। हाँ, ऐसा होता है। ये सब समझते समझते एक आध अटेम्प्ट लग जाती है। हाँ, कैसा है? इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन नेपाल टैक्सेबल है, ठीक है ना। खाली इंडिया में अगर एग्रीकल्चर लैंड होगा तो एग्जम्प्ट होता है। नेपाल टैक्सेबल नहीं है, पूरा वर्ल्ड टैक्सेबल है, खाली इंडिया एग्जम्प्ट है, क्योंकि इंडिया में इंडियन फार्मर्स को हमने एग्जम्प्ट किया है। तो सर लेकिन नेपाल में इंडिया में क्यों टैक्स लग रहा है? फिर ओआर हो ना आप, ओआर को तो पूछना ही नहीं है। जाने का क्यों था नेपाल में एग्रीकल्चर करने के लिए? होगा कुछ नेपाल में उसका रिलेशन। इंटरनेशनल फार्मर है, ऐसे क्या कर रहे हो? हर जगह खेती करता है। वही समझ गया। थैंक यू। हर देश में अपनी एक पहचान छोड़कर आता है, ऐसे क्या कर रहे हो? और इंडिया के लोगों को नेपाल के लोगों से एक अलग ही लगाव है, एक अलग ही प्यार है।
कुछ कुछ लोग तो हमारे ऑफिस में है जो है इंडियन, दिखते नेपाली जैसे है। नहीं पता, नहीं गेस कर पा रहे हो, ठीक है, अच्छा है, रिकॉर्डेड लाइन है, मैं नहीं बताऊंगा। नहीं, ये अफ्रीकन है। उसकी कहाँ बात कर रहा है, जाने दो, ठीक है। अगला बताओ, अगला इंपॉर्टेंट आ रहा है, इंपॉर्टेंट बना रहा है, थोड़ा दिमाग लगाने जैसा है। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, तो पीजीबीपी हेड आ गया, केनिया में है, विच वॉज सेटअप इन इंडिया। आगे का छोड़ दो, पढ़ भी लोगे तभी भी फर्क नहीं पड़ता। रिसीव्ड देयर बस स्पेंट इन इंडिया, मतलब कमाया उधर, खर्चा इधर किया। कोई स्पेंट रूल पढ़ाया मैंने आपको सोर्स रूल पढ़ाया, मैंने आपको रिसिप्ट रूल पढ़ाया, रेसिडेंस पढ़ाया। स्पेंट इन इंडिया, अगर इंडिया में टैक्स करना चालू कर दोगे तो इंडिया में एक भी फॉरेनर आएगा क्या? नहीं। तो हमारे इधर स्पेंट इन इंडिया का रूल नहीं है, किसी भी देश में नहीं है। इनफैक्ट ये बताओ ना तुम पहले, इसके ऊपर टैक्स कौन भरेगा? प्रोफेशन किधर है? केनिया में है ना। तो इंडियन इनकम की फॉरेन इनकम बोलो, पहले फॉरेन इनकम बोलो। फॉरेन, तुम्हारा हिम्मत नहीं हो रहा, लेकिन बोलो फॉरेन इनकम। केनिया में प्रोफेशन है ना, फॉरेन इनकम। लेकिन एक बदनसीब तो टैक्स भरता ही था ना हमेशा से। और कौन नहीं भरेगा? एनआर। ये दो कॉलम क्लियर है पहले। ओआर पक्का भरेगा, एनआर पक्का नहीं भरेगा। अब बच कौन गया? उससे ही तो टैक्स लेना था ना। वही तो था जो कभी इंडिया में रुकता है, कभी बाहर जाता है, बाहर कुछ करता है, इंडिया में टैक्स नहीं भरता। थोड़ा नोटोरियस है ना वो, मस्ती है उसके अंदर, वही तो कम कर रहे हैं हम। प्रोफेशन इंडिया का था तो उससे हम टैक्स लेंगे, किसे? एनओआर से भी लेंगे। यही लेना था, इसलिए एनओआर बनाया हमने। किसी देश में आपको एनओआर नहीं मिलेगा, इंडिया में ही मिलता है एनओआर। बाकी देश में दो ही टाइप के रेसिडेंशियल स्टेटस होते हैं, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। हमारी इंडिया में एक अलग भी है। 5000 इधर डैश, अरे रे, और इधर 5000। लेकिन इसको मैं रेड कर रहा हूं, आप लोग कुछ ऐसा स्टार वगैरह करके रख सकते हो इधर की। यही तो टैक्स करने के लिए इसको टैक्स किया गया था। क्या इधर भी मैं सार लिखूं? ये क्यों किया गया था? एनओआर का कैटेगरी यही पकड़ने के लिए किया गया था। क्या पकड़ रहे हो? इंडिया के कुछ महान लोग जिनको पता चला कि इंडिया में टैक्स की चोरी करनी डिफिकल्ट है, तो उन्होंने फॉरेन में बिजनेसेस दिखाना चालू किया, है नहीं, दृश्यम क्रिएट किया। जैसे आप करते हो, आप बहुत अच्छे हो, दृश्यम क्रिएट करते हो। रियलिटी तो आप ही को पता है। ये लड़की एक्टिंग करती है कि ये बीमार है, देखो आज बीमार लग रही है कि नहीं, दृश्यम क्रिएट करती है। सच में बीमार है बेचारा, देखो रो रही है अभी। तो अरे मैं मस्करी करता है। अरे मजाक करते रे। अभी ये लड़की को मैं बटली बोलूंगा तो इसको क्या लगेगा? क्योंकि तू दृश्यम क्रिएट नहीं कर रही है, तू है। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट इज। ये लोग दृश्यम क्रिएट करते हैं और ये लोग दिखाते हैं कि हम इंडिया में इनकम नहीं कमा रहे। हम कहाँ पे इनकम कमा रहे हैं? दुबई में कमा रहे, सिंगापुर में कमा रहे, केमन आइलैंड में कमा रहे। लेकिन कंट्रोल कहाँ से करते हैं? इंडिया से। जैसे इंडिया की सीएफएम है, इंडिया की सीएफएम के पास दो ऑडिट आने वाले, एक इंडिया के और एक बाहर के कंट्री के। इंडिया के तो वो बचा नहीं पाएंगे, कुछ भी कर लेने दो। तो इंडिया की इनकम के ऊपर इंडियन सीएफएम टैक्स भर देती है। अब उनको दुबई का ऑडिट, कनाडा का ऑडिट, चाइना का ऑडिट, जो भी मिला है बाहर का ऑडिट, उसके लिए उन्होंने एक फर्म बना देते दुबई में। बहुत बड़ी बनाएंगे क्या दुबई में ऑफिस? नहीं, एक छोटी सी 10 बाय 10 की ऑफिस बनाते हैं। 2 स्टाफ रखा तो रखते हैं नाम के लिए, ठीक है ना। फॉरेन का पूरा बिलिंग वहां पे करते हैं। लेकिन कंट्रोल कहां से करते होंगे? पूरा काम कहां से करते रहेंगे? इंडिया से कंट्रोल करते रहेंगे। समझ में आ रहा है? और एनओआर बन जाएंगे। ये एनओआर कैसे बनते हैं? कभी इंडिया में, कभी फॉरेन में। तो वो जो बिजनेस एनओआर बाहर दिखा रहा था, ओआर के पास तो चॉइस ही नहीं था। ओआर कितना भी दृश्यम क्रिएट करने दो, ओआर दृश्यम क्रिएट करने दो कि मैंने चांद पे कमाया है, तो टैक्स हो जाएगा। ये बच कौन रहा था? और ये रिच कैटेगरी है कि गरीब कैटेगरी है? ये बहुत रिच कैटेगरी होती है। आप समझो ना, आपके फॉरेन में भी घर है, बंगले है, तो सुपर रिच कैटेगरी। तो ये बच जाते थे। इनको पकड़ने के लिए हमने सार लगाया है। तो जिस दिन आप इसको, पता नहीं मुझे आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं मैं जो बता रहा हूं अभी मेरी भावनाओं को, लेकिन जिस दिन आपको समझेगा उस दिन आपको इंटरनेशनल टैक्सेशन समझना चालू होगा, उस दिन आपको ट्रांसफर प्राइसिंग समझना चालू हो जाएगी, उस दिन आपको डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट समझना चालू होगा। डोमेस्टिक टैक्सेशन में ये सब सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये सब कुछ इंटरनेशनल टैक्सेशन का एक फाउंडेशन स्टोन है।
जो आप लोगों को आज नहीं तो कल पढ़ना ही था। ये समझ में आ रहा है? इसलिए मैंने इसको सार लिखा। ये डोमेस्टिक सार नहीं है, ये डोमेस्टिक एंटी अवॉइडेंस रूल नहीं है, ये इंटरनेशनल एंटी अवॉइडेंस रूल है, इसलिए इसको टैक्स किया गया। बात छोटी है लेकिन आपको समझ में आएगी तो अच्छी बात है। गिफ्ट रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ हीज वेडिंग, उसकी शादी हो रही है, बताओ। अरे शादी के दिन गिफ्ट मिलता है, टैक्सेबल करोगे क्या? नहीं करेंगे। वैसे भी नहीं होता क्योंकि अमाउंट 50,000 के नीचे है, लेकिन आप ये 2 लाख भी अगर होता तभी भी टैक्स नहीं होता, ठीक है ना। मुझे डैश लिखना है यहाँ पे तीनों कॉलम में। क्या लिखूं यहाँ पे? नॉट टैक्सेबल लिख दो खाली, क्योंकि आपको सेक्शन नहीं पता, लेकिन आप लिख दो प्लीज, एक दिन सेक्शन पता हो जाएगा। 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज एक्स, यहाँ पे आपको एक्स की याद आनी चाहिए क्योंकि शादी हो रही है ना। जो देना है दे दो। 2x की कर लो, x होता ही ऐसा है जो इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। अकाउंट कहां खोला है बताओ? नहीं बैंक देखो। और अगर कोई आपको पूछता है कि ये वाला इंटरेस्ट टैक्स होगा कि नहीं होगा, तो आप उसको पहले जूता निकाल के मारोगे नहीं कि मतलब अलग कोई बैंक होती है, HSBC वगैरह होती है, और आप मुझे पूछते एक बार तो मुझको समझ में आता, ठीक है ना। बैंक का नाम ही क्या है? SBI। और आप मुझे पूछ कैसे रहे हो कि ये इंडिया में टैक्स होगा कि नहीं? हाँ, होना है कि नहीं होना है पहले बताओ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लगता है कनाडा की। इसको पूछने का ही नहीं रहता। अब आप बोलोगे सर एक काम करते हैं, जिनको इनकम टैक्स पता है उनको पता है कि SBA है ना, एक SBA है। SBA मतलब सेविंग बैंक अकाउंट है ना, उसका इंट्रेंस के ऊपर एक डिडक्शन मिलता है। जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है उनको कौन सा सेक्शन में मिलता है? अरे जिन्होंने ITR भरे रहेंगे अभी, सेविंग बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट के ऊपर डिडक्शन मिलता है एक सेक्शन में। एक सेक्शन है, बहुत आगे आएगा। एक सेक्शन है जिसका नाम है 80 टटा, 80 TTA, वहां पे डिडक्शन मिलता है। मैं खाली पूछना चाहता हूं कितने तक मिलता है? 10,000 तक मिलता है। तो ये हिडन एडजस्टमेंट है। कहीं बोला है क्या क्वेश्चन में कि डिडक्शन दे देना? तो मैंने क्यों बोला दे देना? क्योंकि ऊपर रिजीम कौन सी चालू है, और जो 80 टटा जो है वो ऑप्शनल रिजीम में ही मिलता है, डिफॉल्ट रिजीम में नहीं मिलता। तो मैं यहाँ पे लिख के रख रहा हूँ ताकि हम भूल ना जाए। आप लोग भी ब्रैकेट में लिख दो, सब्जेक्ट टू सेक्शन 80 TTA डिडक्शन अंडर ऑप्शनल रिजीम। इसलिए उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन करके रखा था कि ये ऑप्शनल रिजीम है। ये खाली ऑप्शनल रिजीम में ही पॉसिबल है। लेकिन बाद में मिल सर यहीं पे माइनस करेंगे क्या? नहीं, तेरे पास चॉइस नहीं यहाँ पे माइनस करने की, क्योंकि उसको बोलते हैं डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। अभी तक हम GTI तक पहुंचे नहीं है, पहले पहुंचना पड़ेगा। अगला तो बहुत ही फेवरेट देश आप लोगों का, मतलब इस देश को जो हमारे देश ने प्यार दिया है, इतना प्यार शायद ही हम किसी और देश से करते रहेंगे। हाँ, अरे ऐसे क्या करते हो? आपको पता है जब भी आप वॉर लाइक सिचुएशन में होते हो तो जो पहला देश आपको सपोर्ट करता है ना, वो रशिया होता है, ठीक है ना। रशियन आर्मी स्टैंड्स बाय यू, रशियन आर्मी सप्लाई यू आर्म्स एंड एमिनेशन, ठीक है ना। इंडिया रशिया का टाई बहुत स्ट्रांग है, वेरी स्ट्रांग सो फार एज डिफेंस इज कंसर्न। एंड बिकॉज रशिया इज आवर फ्रेंड, देर आर फ्यू एनिमीज हु आर नॉट एबल टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट अस, क्योंकि इंडिया तो घेरा हुआ है एनिमी नेशन से। इंडिया के ऊपर जैसे ही अटैक चालू होगा तो रशिया वहाँ से उन एनिमी बैकअप देगा ना, बाहर से बैकअप देगा ना वो, ठीक है ना। तो उसको तो घेर नहीं सकते ना, तो इसलिए रशिया का और हमारा रिलेशन बहुत अच्छा था। बाकी तुमको तो पता ही है, एक देश से तो आप नफरत नहीं, किसी भी देश से नफरत कर लो, एक देश से तो आप नहीं कर पाते, पता नहीं क्यों लेकिन नहीं कर पाते। आप रशिया से कभी नफरत नहीं कर पाते, यू ऑलवेज रहो रशिया। कंट्रोल भी रशिया से ही हो रहा है, तो इंडियन इनकम है कि फॉरेन इनकम है? लेकिन कौन टैक्स खुशी खुशी भरेगा? यहाँ पे OR को जरा भी बर्डन नहीं आ रहा है। देखो
और खुशी खुशी टैक्स भरने के लिए रेडी है। पैसा दे भी रहा है। हाँ ले लो यार, मतलब आप नहीं लोगे तो कौन लेगा, ले लो, चलो ठीक है। चलो 18 पॉइंट हो गए फटाफट, टाइम भी होके बहुत टाइम हो चुका है। आखिरी 2 पॉइंट, क्वेश्चन आखिरी सांसें ले रहा है। कितने पेज भर गए आपके? 2 के ऊपर गए। तुम्हारा कैसा नहीं गया? तुम हैंडराइटिंग ऐसा मिनी हैंडराइटिंग क्यों निकालता है? जूम करो जरा उसको, 3rd पेज पे जाना चाहिए था, है ना? सॉरी धन्या, आपको एक क्वेश्चन और सॉल्व करना पड़ेगा अभी 3rd पेज पे आप ऑप्शनल रिजिम, अब डिफॉल्ट रिजिम में सॉल्व करना, ठीक है? ये 20,000 यहाँ तक आ गया। आगे चलो 19 पॉइंट। अगला तो बता दो, डिविडेंड फ्रॉम रिलायंस। रिलायंस तो पूरे दुनिया को पता है हमारी कंपनी है, मतलब बोलने की ज़रूरत नहीं है ना, इंडियन कंपनी। फॉरेनर भी इन्वेस्ट करते होंगे रिलायंस में, करते ही रहेंगे। टैक्स भरेंगे कि नहीं भरेंगे? सब भरेंगे। क्यों? सोर्स कहाँ पे आ गया? इंडिया में। और अगला आइटम बहुत ही बढ़िया, एग्रीकल्चर लैंड इन राजस्थान। सर नेपाल थोड़े टाइम पहले टैक्स किया था आपने, तो राजस्थान को छोड़े कि नहीं छोड़े? क्यों? राजस्थान कहाँ पे आता है? क्या बात करते हो, इंडिया में आ रहा है, तो इसको डैश कर देता हूं मैं। सर नॉन रेसिडेंट को भी एग्जम्पशन देंगे? नॉन रेसिडेंट से तो ले लो थोड़ा सा। फॉरेनर आके राजस्थान में, समझ लो, इमेजिन तो करो, फॉरेन की लड़कियां, फॉरेन के फार्मर, फॉरेन के बैल, फॉरेन की गाय, और राजस्थान में खेती कर रहे हैं। और कैसा इमेजिनेशन में लग रहा है? एग्जम्पशन देंगे कि नहीं देंगे वो बताओ, देंगे कि नहीं देंगे? जब इंडियन से टैक्स नहीं ले रहे हो, फॉरेनर से कैसे ले पाओगे? गोबर फेंक के मारेंगे आपको। ग्रॉस टोटल जीटीआई, इसको जीटीआई बोलते हैं। मेरे पास तो साहब भगवान ने दिया हुआ फॉर्मूला है, आपके पास नहीं होगा तो प्लीज़ कैलसी पे कंप्यूट करो, खुद का कंप्यूट करो, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ मिस्टेक की है। बाजू वाले का कंप्यूट मत करो। कभी कभी बाजू वाला गलती करता है, वो आपकी हो जाती है, आपने की भी नहीं होती। हमारे ऑफिस में ऐसे भी लोग हैं, जब खुद सही करते हैं और बाजू वाले का गलत देखते हैं और फिर खुद का गलत करके आते हैं। हो गया? पक्का हो गया? देखो मेरे इनकम के साथ मैच हो रहा है क्या? बताओ, मैंने चैप्टर 6 से डिडक्शंस लिख के किस चीज़ का वेट कर रहा हूं? एक हिडन सेक्शन था ना, ATTTA, इंटरेस्ट ऑन SBA, लेकिन कौन सी रिजिम में मिलता है ये? इधर लिख के रखो फिर से, OR नहीं लिखता, जाने दो, नहीं तो तुम लोग उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। ऑप्शनल तो लिख देता हूँ, ये ऑप्शनल रिजिम में ही मिलता है। -10,000 तीनों को मिलेगा क्या? सर नॉन रेसिडेंट को भी डिडक्शन देंगे? उनसे टैक्स लेने के टाइम पे शर्म आती है आपको? नहीं ना, तो डिडक्शन देने के टाइम पे आनी चाहिए? नहीं, थैंक्स। टैक्स तो बेशर्म के जैसे ले लेते हैं ना उनसे। बड़ी बायस लोग हो तुम लोग। टैक्स लेने के टाइम पे बोलते हैं हाँ नॉन रेसिडेंट से भी ले लो, डिडक्शन देने के टाइम पे बोलते हैं नहीं उनको क्यों दे रहे? मेरा लाइफ सेटल है, आपका हो गया?
और इसी तरीके से आज का लेक्चर यहाँ समाप्त होता है। नमस्कार।